नमल। जेल में आप अकेले होते हैं, कोई आपका दोस्त नहीं होता, कोई आपका ख्याल नहीं करता। उसे बहुत कुछ याद आया। जब मैं जेल में गया तो सबसे पहले मुझे एक कमरे में जाना था, करातीन से मिलने। करातीन? अभी और हारून दोनों ने नासमझी से उसे देखा। ही मीन्स क्वारंटाइन। सुमर ने संजीदगी से वजाहत की। वो बिल्कुल चुप सी हो गई थी। ये सब उसके लिए भी तकलीफ दे था, मगर पाकिस्तान में क्वारंटाइन नहीं होता, करातीन होता है। जेल की अपनी ज़ुबान होती है, अपने लहजे होते हैं। फिर अभी के हनूस उल्टे चेहरे को देखकर कहने लगा, करातीन वो शख्स होता है जो नए कैदी, जिसको आप अमेरिकी फिल्मों में न्यू फिश कहकर पुकारते सुनते होंगे। उस नई मछली को करातीन के पास से गुजरना पड़ता है और उसको उसकी क्लास, उसका ब्लॉक, उसकी बैरक, उसके ज़िम्मे मुशक्क़त सब कुछ अलाट करता है। करातीन जेल का बादशाह होता है। वो कैदी को पहली मुलाकात में उसे न मारने के 25,000 लेता है। वो कैदी को हाथ न लगाने के 40,000 लेता है। वो हल्का काम देने के लिए 65,000 लेता है और ये रकम वो हर महीने कैदियों से मिलने आने वालों से लिया करता है। वो तय करता है कि आपकी जेल में किस्मत और ज़िंदगी कैसी होने जा रही है। अगर आप उसको ज़रा सा भी खफा करें तो करातीन बादशाह आपको बदनाम ज़माना मुजरिमों की बैरकों में डाल देता है और आप पूरी रात इस खौफ से सो नहीं सकते कि आधी रात को कोई आपको सिर्फ तकलीफ़ पहुँचाने के लिए छुरा मार जाएगा। और आप ना भी मरे तो वो तकलीफ़ वो आपके अंदर बहुत कुछ मार देती है। और दिन की रोशनी में तो वैसे भी मारने वाले बहुत होते हैं। अपनी प्लेट को देखते हुए वो कुछ कहे जा रहा था। हर रोज़ शाम 5 बजे कैदियों की चेकिंग होती थी। कतार में जानवरों की तरह खड़ा करके उनका मुआयना किया जाता था। सिर्फ मारने पीटने का बहाना था। और खाना, मेज़ पे सजी अनवाओ अक़साम की डिशेस को देखकर वो मुस्कुराया, ज़ख्मी मुस्कुराहट। कानून के मुताबिक हर हफ्ते में 3 दिन चिकन और बीफ लाजमी है। बिरयानी भी बनेगी और 2 वक्त की चाय भी। सुबह नाश्ते में सब्ज़ी की भुजिया भी मिलेगी। मगर क्लास सी के कैदी अगर गोश्त की शक्ल देखते भी थे तो वो बर्ड फ्लू से मरी हुई मुर्गियों का होता था या फिर होता ही नहीं था। दाल और सब्ज़ी भी सबसे सस्ती किस्म मिलती थी खाने में। एक एहसास हुकूमत करती है कि घर का खाना अलाउड है। मगर मेरी बहन जो हलवे और मेवे और खाने मेरे लिए भेजा करती थी, वो बहुत कम मुझ तक पहुंचता था, रास्ते में ख़त्म हो जाता था। मैं उनको मना करता था कि वो मेहनत ना किया करें। मैंने ज़िंदगी में इससे पहले कभी रिश्वत ना दी, लेकिन ये काम भी मैंने जेल में शुरू किया। वार्डन को 500 रुपया भी बंदा माहवार दो तो वो 4-5 लोग मिलकर अपना चूल्हा लगा सकते हैं और अपना खाना पका सकते हैं। जगह जगह 5-5 लोगों ने ग्रुप बना रखे थे। उसे हांडीवाल कहते थे। मैं भी इस गैर कानूनी और रिश्वत अंगेज़ काम में 4 साल शामिल रहा, क्योंकि मैं लंगरों वाली दाल और मरी हुई मुर्गी नहीं खा सकता था। हमारे जैसे माशरों में जहाँ कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, अपनी बका के लिए इंसान कवानीन तोड़ने पर मजबूर हो जाए और उसके पास दूसरा कोई रास्ता ना हो, तो क्या ये करना गलत होगा? इसीलिए स्टेफनी अहमद शफी जब कहता है कि प्रिजन राइट्स मिलने चाहिए हैं तो वो ठीक कहता है। वो ठहरा और सर झुकाए कांटे को प्लेट में फेरा। मेज़ पे मशहूर कुन सन्नाटा था। आभी का गला रंज चुका था और आंखों में पानी था। जुमर बिल्कुल खामोश और सपाट थी। हारून ने गहरी सांस ली। तुम्हारा वाकई मुझसे कोई मुकाबला नहीं। वो जैसे पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जे थे। मगर तुमने करातीन वाली बात पूरी नहीं बताई। रिश्वत तो तुमने हांडी वाल को पहली दफ़ा दी थी, तो करातीन को क्या दिया था? फारिस उनको देखते हुए जख्मी सा मुस्कुराया। उसने पहली मुलाकात करने वाले खौफ से कांप रहे होते हैं और वो बादशाह होता है। उसको कुछ भी कह सकता है, उसकी इज्जत का जनाजा निकाल सकता है। मेरे साथ उसने गुफ्तगू मेरी बीवी के नाम से शुरू की थी। आभी का सांस रुक गया। और आपने क्या किया? मैंने उसे मारा। अपनी आबरू की तरफ इशारा किया। इधर से खून निकलने लगा था। उसका 12 टांके आए आँख के करीब। उसने मुझे सी क्लास में बदनाम ज़माना मुजरिमों के साथ शिफ्ट कर दिया। तब वो जेल में एक आला ओहदे पे फाइज सरकारी मुलाजिम था। आज वो उसी जेल में कैद है। और उसको कैद किसने करवाया? आबदार ने सांस रोक के पूछा। वो जख्मी सा मुस्कुराया। शायद किसी ने अपनी बीवी के किरदार पे हमला करने का इंतकाम लिया हो और सिर्फ मारने से उसका दिल ना भरा हो। और कंधे उचकाकर पूरी तवज्जो से खाना खाने लगा। अभी भी इख्तियार मुस्कुरा दी। उसे इस लम्हे फारिस पे फख्र हुआ था। निगाहें मोड़कर हारून को देखा। वो भी उसकी कंपनी से लुत्फ़अंदोज़ होते दिखाई देते थे। अबदार की गर्दन मज़ीद अकड़ गई। उसने सुमर की तरफ चेहरा फेरा। और आपने डलवाया था ना फारिस को कैद में, है ना? बहुत सादगी और मासूमियत से उसने सुमर की आंखों में देखकर पूछा था। लम्हे भर के लिए उस मेज़ पे शदीद तनाव दर आया। फारिस ने चौंक कर पहले आबी को देखा, फिर सुमर को। उसे बुरा लगा था और वो नागवारी से टोकने लगा था। जब ऑफ कोर्स मैंने फारिस को गिरफ्तार करवाया था, वो अभी की आंखों में नज़र जमाए मुस्कुरा कर बोली थी। क्योंकि मिस उबैद,
میں نے ساری زندگی لوگوں کو انصاف دلوانے کے لیے جدوجہد کی ہے۔ اگر میرے اپنے خاندان میں میرے ویژن آف ٹروتھ کے مطابق کوئی شخص مجرم ہے تو میں انصاف کے اصول کے لیے اس کے خلاف بھی کھڑی ہوں گی اور قانون کی پوری مدد کروں گی۔ کیا آپ ایسا کر سکتی ہیں؟ گردن اٹھا کر وہ ہموار مگر فخر کے لہجے میں بولی تھی، دل پہ جو گزری سو گزری۔ ابدار کا چہرہ پھیکا پڑ گیا، اس نے بمشکل تھوک نکلا۔ ہارون نے بھی تنبیہی نظروں سے اسے گھورا۔ شاید میں ایسا نہ کر سکتی، آئی ایم سوری۔ میں نے سنا تھا آپ نے سعدی یوسف کے میموریل ڈنر پہ کہا تھا۔ ہارون نے غیر آرام دہ پہلو بدلا کہ آپ کے بھتیجے نے آپ کو اپنا گردہ ڈونیٹ کیا تھا۔ یہ سب بہت مشکل ہوگا آپ کے لیے، اس کا کھو جانا۔ وہ اب سخت الفاظ کا اثر زائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ زمر نے گہری سانس لی۔ مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے، مگر مجھے امید ہے کہ وہ زندہ ہے۔ ان 8 ماہ میں چند لمحوں کے لیے بھی اپنا فون آف نہیں کرتی، اس ڈر سے کہ وہ کال کرے گا، اور اگر میں نے نہ اٹھایا تو کیا ہوگا، کیونکہ مجھے پتا ہے وہ سب سے پہلے مجھے ہی کال کرے گا۔ میز پہ خاموشی کا دورانیہ بڑھ گیا۔ پھر ہارون نے ہمدردی اور اپنائیت سے پوچھا، وہ کس طرح کا انسان تھا؟ مہربان، نرم دل اور… زمر کہنے لگی، مگر فارس نے چہرہ اٹھا کر اطمینان سے کہا، فریب کار۔ سب سے چونک کر اسے دیکھا۔ اب وہ سر جھکا کر پلیٹ میں چھری کانٹا چلاتے ہوئے کہہ رہا تھا، اس نے اپنے خاندان کے ہر فرد کو یہ یقین دلا رکھا تھا کہ سب سے زیادہ محبت وہ اسی سے تو کرتا ہے، رازدار بھی وہ اسی کا ہے، اور سب سے بڑی قربانی وہ اسی کے لیے دے گا۔ جب وہ نہیں رہا تو ہمیں معلوم ہوا کہ ہم میں ہر شخص ہی خود کو سعدی کا سب سے اچھا دوست سمجھتا ہے۔ ایسے شخص کو آپ فریب کار نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ زمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے کمال ضبط سے ان کو اندر اتار لیا۔ اس نے فارس سے سعدی کا ذکر بہت کم سنا تھا، اور اس طرح تو شاید پہلی دفعہ، مگر پہلے کب وہ اسے بولنے کا موقع دیتی تھی۔ فارس غازی، ہارون نے بہت امید سے اسے دیکھ کر کہا، میرے لیے کام کرو۔ میں جاب انٹرویو چائے پہ نہیں دیا کرتا، اور آپ سے اتنے اچھے دوستانہ ماحول میں ملاقات کرنے کے بعد میں آپ کے لیے کام کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ دوستوں کے لیے کاروبار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر تم سیاستدان ہوتے تو اتنی جیل کاٹ کر ووٹ ملتے۔ سیاستدان نہیں ہوں، اس لیے اب نوکری تک ملنا مشکل ہوگی۔ نوکری کے بغیر تمہارا کیا بنے گا؟ وہ سمجھانے والے انداز میں کہہ رہے تھے۔ فارس بند ہونٹوں سے لقمہ چباتے ہوئے مسکرایا اور ذرا آگے کو جھک کر ہارون کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ ایک بے گناہ آدمی کو ایک بدنام زمانہ جیل کے سی بلاک میں بے رحم اور خطرناک دہشت گردوں، اسمگلرز اور قاتلوں کے ساتھ 4 سال کے لیے بند کر دیں، اور اگر وہ سروائیو کر جائے تو کیا اس کے کچھ بن جانے میں آپ کو کوئی شک ہونا چاہیے؟ بہت عرصے بعد ہارون کو کسی نے اتنا محفوظ کیا تھا۔ مسکرا کر اثبات میں سر ہلایا۔ میری پیشکش تمہاری میز پہ دھری ہے، مجھے جواب کا انتظار رہے گا۔ ابھی بھی تائیدی انداز میں مسکرائی، اور زمر کو پتہ نہیں کیا مگر بہت کچھ برا لگ رہا تھا۔ کولمبو پہ شام کی تاریکی پوری طرح چھا چکی تھی۔ شہر کی چمچماتی بتیاں روشن ہو گئی تھیں۔ اسٹریٹ پہ منتظر کھڑے تماش بینوں کا رش بڑھتا جا رہا تھا۔ ایسے میں تاریک ایلیویٹر شافٹ میں وہ کافی اوپر چڑھ آئے تھے، اور نیچے لوہے کی چادر کو مسلسل توڑنے کاٹنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ چند گارڈز اوپر بھی دوڑے تھے، کہیں تو کھلتی ہوگی وہ شافٹ، مگر ہوٹل کے نقشوں میں وہ بنی ہی نہیں تھی۔ تیسری منزل پہ رک کر خاور نے دیوار پہ دستک دی۔ ردھم نے 3 دفعہ وہاں چوکور سا کارڈ بورڈ سلائڈ لگا تھا۔ اگلے ہی لمحے کارڈ بورڈ اندر سلائڈ ہوا اور روشنی نظر آئی۔ آگے ایک کھلی ہوئی الماری تھی۔ وہ دونوں یکے بعد دیگرے الماری کے اندر سے ہو کر اس کمرے میں آ کھڑے ہوئے۔ اتنے عرصے بعد سعدی یوسف نے کوئی اور کمرہ دیکھا تھا، روشن اور ہوادار، مگر اس نے ضبط نہیں کھویا۔ سنبھلا ہوا محتاط کھڑا رہا۔ سامنے کچن کا ہیڈ شیف کھڑا تھا۔ اس کو اندر لا کر اس نے جلدی سے کارڈ بورڈ برابر کیا اور الماری سے ایک بیگ نکال کر خاور کو تھمایا اور الماری کو لاک کیا۔ سو تمہیں ہمارے مطلب کرنل خاور کے پیغامات ملتے رہے تھے؟ سعدی نے خاور کو بیگ کی زپ کھول کر اندر تمام چیزوں کی تسلی کرتے دیکھ کر شیف سے مخاطب ہوا۔ خاور سینڈوچ کے ریپر پہ کونے میں الفاظ لکھتا تھا اور مروڑ تھروڑ کر پلیٹ میں رکھ دیتا۔ سارا کوڑا میری بن میں پھینک دیتی۔ روز شام کو گارڈ کوڑا اوپر کچن میں جا کر ڈال دیتے۔ شیف ایک ایک ریپر چیک کرتا تھا۔ یقیناً اس کو پیغام ملے تھے۔ کرنل خاور کے مجھ پہ احسان ہے، میں ان کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، تمہارے لیے نہیں۔ درد دیدہ نظروں سے سعدی کو خشک لہجے میں کہا اور کپڑوں کا بیگ تھمایا۔ وہ بھی بس اس کو گھورتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ خاور اب اس کے شانے کو تھپک کر اس کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ نیچے لابی میں ہاشم کردار ہنوز صوفے پہ بیٹھا میلز کا جواب دے رہا تھا۔ گاہے بگاہے وہ گھڑی پہ بھی نظر ڈال لیتا۔
प्रहरा परेड के इस स्ट्रीट तक पहुंचने में कम वक्त रह गया था। ऊपर तीसरी मंजिल की लिफ्ट के दरवाजे खुले और अंदर खावर और सादी खड़े नजर आए। स्याह पैंट, सफ़ेद शर्ट और स्याह कोट पहनने, माथे पे वेटर की मखसूस टोपी सजाए वो दोनों बाहर निकले। सीसीटीवी रिवाइंड हो चुके थे। कंट्रोल रूम में कोई हमें नहीं देख सकता, बस किसी शनासा गार्ड से ना टकराना। खावर उसकी हिदायत देकर राहदारी में एक तरफ को चला गया और सादी सर हिलाकर ट्रॉली धकेलता हुआ दूसरी तरफ चलता गया। नीचे बैठे मसरूफ से हाशिम की तरफ दो गार्ड तेज तेज चलते आए तो रईस अलर्ट सा हुआ। हाशिम को पुकारा, उसने चेहरा उठाया और इन दोनों के चेहरों पे उड़ती हवाइयाँ देखकर वो बेख्तियार उठ खड़ा हुआ। अब वो तेज तेज घबराहट से उसे कुछ बता रहे थे और हाशिम के चेहरे की रंगत मुतगय्यर हो रही थी। फिर वो बेख्तियार आगे को भागा। सादी यूसुफ सर झुकाए ट्रॉली धकेलते राहदारी के मोड़ पे आ ठहरा। गर्दन निकाल कर अगली राहदारी में झांका। एक कमरे के बंद दरवाजे के बाहर दो मुस्तैद गार्ड्स खड़े नजर आए। सादी ने जेब से शू पॉलिश की डिब्बी जितनी शय निकाली, फिर सांस रोककर उसका ढक्कन घुमाया और झुककर ज़मीन पे आगे को लुढ़का दिया। वो गार्ड्स के करीब बिना आवाज़ के चलती गई और जा ठहरी। उसमें बगैर रंग की हवा निकलने लगी। ओट में खड़े, नाक पे रुमाल रखे सादी धड़कते दिल से घड़ी देखने लगा। 1 मिनट, 2, 3.5 मिनट बाद उसने गर्दन निकाल कर झांका। गार्ड ज़मीन पे लुढ़क चुके थे, बेहिस और बेसुध। वो ट्रॉली धकेलता तेज़ी से आगे आया और मुखालिफ दरवाजे के सामने ठहरा। दूसरे जेब से मास्टर की निकाल कर दरवाजे में लगाया। दरवाज़ा खोला और इन दोनों को घसीट कर दूसरे कमरे में डाला। फिर उनको वहाँ लॉक करके उस कमरे तक पहुँचा जहाँ वो पहरे दे रहे थे। अभी दरवाजे के करीब कार्ड लेकर गया ही था कि सवान मुखालिफ सिमत से एक उसी हुलिये वाला वेटर आता दिखाई दिया और कदरे खफगी से सनहाली ज़ुबान में उसे मुखातिब किया। सादी बिल्कुल मुंजमद हो गया, फिर हल्का सा चेहरा मोड़ा। सवान इहदी तुबा वे, फिर ज़रा अचंभे से उसे देखा। अबाउलुद, क्या तुम नए हो? वो एक अनजान ज़ुबान में सादी यूसुफ से बात कर रहा था और वो जवाब मांग रहा था। सादी ने गहरी सांस ली। मामा दाने नाए अबा आहा नाना, मुझे नहीं मालूम, नीचे जाकर खुद मालूम कर लो। और रुख मोड़कर ट्रॉली में चीज़ें दुरुस्त करने लगा। वेटर बड़बड़ाता हुआ आगे बढ़ गया और सादी यूसुफ ने दिल में उस दिन के लिए शुक्रिया अदा किया जब उसने फारिस काजी के पैगाम पे अमल करके खावर को अपना साहिब सज्जन बनाया था। गुजारे लायक सनहाली सिर्फ वही उसको सिखा सकता था। कार्ड लगाकर उसने दरवाज़ा धकेला। अंदर एक पुरतायश और शाहाना तर्ज में सजा स्वीट रोशन सा कमरा नज़र आ रहा था। एक ब्यूटिशियन खड़ी सोनिया के बाल बना रही थी। वो तुम्हें नीचे बुला रहे हैं, कब से कॉल कर रहा हूँ, जल्दी जाओ। सर गुस्से में है। वो कोई अनजान मगर गैर मुल्की लड़की थी। उसको अंग्रेज़ी में डपटा तो कदरे परेशान हो गई और जल्दी से बाहर को भागी। सोनिया ने गर्दन घुमाकर पीछे देखा। सादी फ़ौरन पलट गया। जब लड़की बाहर निकल गई तो उसने दरवाज़ा बंद किया और टोपी उतारते हुए आहिस्ता से सोनिया की तरफ घूमा। हेलो प्रिंसेस, मुस्कुराकर कहते वो करीब आया। सोनिया के अब्रू इकट्ठे हुए, मासूम चेहरे पे हैरानी और उलझन भरी खूबसूरत आंखें सुकेड़ी।